नमस्कार, मैं आपका अपना विनय विवादिया। इन दिनों जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड मामला लगातार तुल पकड़े हुआ है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ पार्टी ये कह रही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं जैसे कोर्ट हो गए, जो प्रशासन है वो प्रशासनिक तौर पर निपटेगा, ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो सिर्फ टीआरपीओ के लिए, जो सिर्फ अपनी उस समय लगातार लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि समाजवादी पार्टी भी अभी जिंदा है, जब मामला हाईलाइटेड रहता है तो उनके नेता विधायक मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही मामला शांत हो जाता है वो किनारा काट लेते हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता और लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अजहर रहमान के साथ उपस्थित हूं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार जी। मैं सबसे पहले तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं आपकी पार्टी में और तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के, चूँकि जौनपुर ज़िले की बात है, मैं लगातार इस पर बना हुआ हूँ और मेरी ये कोशिश भी रहती है कि अगर कोई अन्याय हुआ है या कोई चीज़ें सही नहीं हैं तो जब तक न्याय ना मिल जाए उस केस को बनाए रखें। तो आप ये बताएं कि आपकी पार्टी, मैं आपसे, आपके पार्टी के नेताओं से भी मिला हूँ, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, तो लोग यही जब तक मामला हाईलाइटेड रहता है वहाँ गए। अनुराग यादव मामले को लेकर आपकी पार्टी ने क्या किया? भाई साहब ये बताइए, पहले आप इसी ज़िले से खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उन्होंने क्या किया? अखिलेश यादव जी बिना मुख्यमंत्री रहते हुए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, हमारा डेलीगेशन गया। ये तो अखिलेश यादव ने तो सिर्फ इसलिए किया कि यादव राजनीति उनके पास रहे, बस इसलिए नहीं किया। तो अगला पक्ष भी तो यादव है, लेकिन अखिलेश यादव न्याय के साथ रहते हैं ना, ये कहाँ बोल रहे हैं आपने कहा गिरीश, अगर गिरीश जी से ये सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कानूनी अपना कार्रवाई कर रहा है, कानून जो कर रहा है वो सही। आखिर वो खेल मंत्री हैं और अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, इसके लिए भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या नज़रिया है उनका, क्या कर रहे हैं उसके लिए? आपकी भी पार्टी के जो यादव हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, जो दरोगा है राजेश यादव वो भी यादव हैं, और जो जिसका मर्डर हुआ है वो भी यादव है, तो समाजवादी पार्टी भी तो खुलकर नहीं समर्थन कर रही है ना? भाई समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुलकर समर्थन कर रही है। सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया और फिर जा कर के प्रशासन एक्टिव हुआ, लगातार वहाँ के प्रधान को भी दबाव बनाया गया। क्या कर रहे हैं योगी जी के डीएम एसपी ने क्या कार्रवाई की? और उस व्यक्ति के घर में, जिसके घर में दरोगा था, दरोगा होने के बाद पुलिस या आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं लोग, पुलिस के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस है तो इसलिए पुलिस की तरफ ले रहे हैं। उस व्यक्ति का FIR नहीं हो रहा था, समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो शायद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता। तो मतलब आप लोगों ने क्या किया? चलिए ठीक है, वो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके तो बहुत सारे ऐसे आरोप है। देखिए मैं बोलता हूँ थोड़ा मतलब सही बोलने का आदत है मुझे। अगर मैं उस सब पे आऊँ, अपराधों पे आऊँ, तो इतने अपराधे पे बात करूँ कि शायद वो एक पक्षपात हो जाएगा। अपराधों को छोड़ते हैं, आपकी समाजवादी पार्टी ने क्या किया? सिर्फ आवाज़ उठा दिया, जनता में हो गया, फिर समझ में आया कि नहीं ये तो यादव हैं, हमारी जो वोट बैंक है वो खराब हो जाएगी, फिर चुप। इसमें वोट बैंक की बात नहीं है, हम लोग लगातार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने शासन प्रशासन से भी मांग किया कि उनके घर वालों को, परिजनों को आवाज़ दिया जाए, उनकी बहनों को नौकरी दी जाए। क्या बताइए, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने उनकी बहनों के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री को भी तो सोचना चाहिए। डीएम है, डीएम ने क्या किया? कुछ किया? चलिए ठीक है, आप तो आरोप लगाएंगे, आप पार्टी के हैं, पार्टी को छोड़िए, चलो मानवता पे आते हैं। जो प्रधान वीरेंद्र यादव हैं वो लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे थे, वो किसी मामले में FIR होता है वो चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग ने कंधा क्यों नहीं दिया? फिर समाजवादी पार्टी का एक नेता क्यों नहीं गया अभी तक उनके द्वार पे? समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक ने भी गया है और सारे विधायक गए, आदरणीय तूफानी सरोज जी भी गए थे, प्रिया सरोज जी गए थे। वो जब मामला हाईलाइटेड था तब गया। और अभी तो मामला कोर्ट में शायद कल उसकी सुनवाई भी है। मैं न्यायालय से मांग करता हूं कि दोषियों को सख्त सख्त सज़ा दी जाए। और रही बात न्यायालय की, तो अभी आपने हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट देखा, पत्रकार के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अभी पत्रकार हैं, समझदार हैं। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊं तो व्यथा बहुत मेरे मन में है। मैं किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आप समाजवादी का पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप लोग मौत पर राजनीति करते हैं। अनुराग यादव हत्याकांड हुआ, आप लोगों ने हो हल्ला किया, फिर दे शांत कर दिया। यही हाल रहा है प्रतापगढ़ में भी, एक दलित बिटिया का जो है उसमें भी मौत की सामने आई है, तो वहाँ भी आप लोग बस वही राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। बात राजनीतिक रोटियाँ सेकने की नहीं है। अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे कल को उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। लगातार हत्याएं हो रही हैं और सीतापुर में एक पत्रकार महोदय की हत्या हुई, पटेल समाज थे। अब उसको छोड़िए, हमारे दलित सांसद हैं एक रामजी लाल सुमन जी, उनके घर पर एक हमला हो जाता है। व्यक्ति 4000 व्यक्तियों के साथ जा रहा है और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पर अपना ज्ञापन पत्रक सौंपने। ये कोई प्रक्रिया है ज्ञापन पत्रक सौंपने की? आप 4000 लेकर व्यक्ति जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं वहाँ?
क्या ज़रूरत थी आपको इतने लोगों जाने की? और करनी से ना लगातार अनाप शनाप बोल रही है श्री अखिलेश यादव जी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री रहा हो, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं पद्म भूषण सम्मान दिया हो, तो उसके व्यक्ति के बारे में, उस क्या व्यक्ति के जरूरत बारे थी में उनको राणा सांगा पर ये गद्दार कहना या अभद्र कहना, इन सारे मामले को तुल देने की क्या जरूरत थी रामजी लाल सुमन को? अच्छा ये बताइए क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को बाबर और औरंगजेब करने की? यहाँ भी आपके पार्टी के नेता अबू आजमी ने शुरू किया था, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ। जी, तो क्या जरूरत थी उनको ये स्टेटमेंट देने की? औरंगजेब का मुद्दा तो उन्होंने उखाड़ा कि वो क्रूर शासक नहीं थे। भारत अमन चैन से रहने वाला देश है, यहाँ सब एक जैसे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके दोनों राजनीतिक पार्टियाँ भोली भाली जनता को देखिए मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी बेटियाँ मुसलमानों से शादी करी हैं। ये क्यों? आप मुसलमानों को केवल जब नमाज़ पढ़ेंगे सड़कों पे तब मारेंगे और कांवड़ यात्रियों को फूल बरसाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो सड़कों पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं ये देखिए मुस्लिम एक दिन, साल भर में एक दिन जब सड़कों पे पड़ता है, चूँकि ईदगाह बड़ी होती है और ये इसका धार्मिक अपना नियम होता है, तो इस नियम के हिसाब से जब मुसलमान अपनी घरों से निकल करके जाता है तब ईदगाह के दिन जाता है। ईदगाह का कैंपस जब छोटा होता है तब वो आधे से आधे घंटे के लिए, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर इसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकने का काम कर रही है। नहीं, देखिए ये आपने आरोप लगा दिया, आपकी सरकार होती और ये सारी चीज़ें होती तो वो पार्टी आरोप लगाती, भोली भाली जनता। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरी सरकार थी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहा करते थे 12 से 17 तक, तो यही आपके दोगली मीडिया, दोयम दर्जे के लोग एक तरफ घटना दिखाते थे, एक तरफ अखिलेश यादव की फ़ोटो, एक तरफ घटना एक तरफ अखिलेश यादव की फ़ोटो। आज ऐसी हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? क्या मजबूरी है? भारत जो है अभी जो शक्तिशाली देशों की सूची जारी हुई उसमें 10वें स्थान पे भी नहीं है, उसमें सूची में ही भी शामिल नहीं है। कमजोर तो आप लोग ही कर रहे हैं ना, देश के मुद्दे उठाने के बजाय आप धर्मवाद के मुद्दा उठा रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए धर्मवाद के मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म के मसलों को कुरेदने का काम कर रही है। एक बिल वक्फ बोर्ड बिल आया है, उसको खोदने की क्या ज़रूरत है? क्या फ़ायदा मिल जाएगा इनको वक्फ बोर्ड का? वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़मीनें बस ले लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं खाली पड़ी ज़मीनों का। अगर वक्फ बोर्ड, अच्छा सुनिए, ऐसी बात थी तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? वहाँ अस्पताल बना देते। देखिए राम मंदिर, आप नहीं जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर था? आप किसी भी धर्म के, वो बात अलग है। अगर आपकी जामा मस्जिद है, मैं मान लेता हूँ आगरा का ताजमहल अगर वो खुद जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप खुदवा दीजिए। जब आप बाबर की कब्रिस्तान खुदवा रहे हैं, मुगलों का दिया हुआ सब चीज़ खुदवा रहे हैं, तो लाल किला खुदवा दीजिए, आगरा का ताजमहल खुदवा दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना ये गलत हुआ? गलत तो नहीं हुआ, ये कोर्ट का फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपने अभी क्या सवाल किया था? आप बताएं ना। मैं तो सवाल ये किया था कि जैसे जब वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड की बात थी आपकी। वक्फ बोर्ड जो है एक मुस्लिमों का बोर्ड है, उसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? जब क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो आप उनके सरकार के आड़े में नहीं आते? उनको आप योजना दीजिए, अपनी पॉलिसीज दीजिए, उनका विकास करिए। हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? 3 तलाक में भी आप लोगों ने विरोध किया था, वो तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो इस तरह हो सकता है वक्फ बोर्ड का जो ये है, इस पर आप कोई तो ऐसा निर्णय है भाजपा का जो मुसलमान स्वागत करे? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है? ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ हो गया जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है? क्या आपको उज्ज्वला योजना मिली तो आपको नहीं मिला? क्या सम्मान निधि योजना? आपकी उज्ज्वला योजना कहाँ है? 1200 रुपये का गैस सिलेंडर, 400 रुपये का जब मिलता था प्रधानमंत्री। देखिए अगर इस पर आप जाएंगे, मैं सवाल करूंगा क्योंकि मेरा सवाल पूछना फर्ज है, तो बहुत सारे लोग मुझे तमाम पत्रकारों की तरह ऐड करने लगेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सवाल ये कर रहा हूँ, अगर आप बेबाकी से पूछिए, मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आप पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनधन मिल रहा है आपको, आपके समुदाय को नहीं मिल रहा है। कौन सी ऐसी योजना है जो स्पेशल मुस्लिम समुदाय को ना मिली हो, सभी समुदाय को मिली हो? देखिए मुस्लिम समुदाय की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी में बहुत सारी योजनाएं लागू की थी। कन्या विद्याधन था, कहाँ है भाई बताइए? कन्या विद्याधन क्यों बंद कर दिया गया? लैपटॉप आखिर अखिलेश यादव ने क्या अपने फायदे के लिए? लैपटॉप में बड़ा फर्जीवाड़ा निकला था, भ्रष्टाचार बहुत था उसमें। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में भी है भाई। चंदा लिए भी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा ये क्यों लिया? इन्होंने पाकिस्तान से चंदा लिया, बताइए।
खुद राष्ट्रवादी बनते हैं। देखिए, मैं बहुत सारी बातों पे चर्चा ना करके बस मैं अपने मुद्दे को रखना ये चाहता हूँ कि आप लोग मुद्दा उठाते हैं, सिर्फ उछालते हैं। किसी गरीब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए हिंदू मुस्लिम ये तो अपने देश को तोड़ने का एक नया प्रक्रिया चल गया है। बीजेपी एक एजेंडा चलाती है, आपकी पार्टी एक एजेंडा चलाती है। मुझे तकलीफ इस बात का है कि गरीब जनता, जो आम जनता है, वो कहाँ है? आप लोग उनके मुद्दे उठाइए। मैं देख रहा हूँ कि इस समय जल सिंचाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर है, बिजली की व्यवस्था है, महंगाई बढ़ी जा रही है, रोजगार है, इस पे आप लोग। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी गया था, यहीं दाऊदपुर में एक घर है, एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, विधवा भी हैं। मैंने, आप बेसिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं बेसिक मुद्दे की बात बता रहा हूँ। मैं गया, उनके नाती ने, उनकी बिटिया के बेटे ने मुझे बताया कि सर मेरे नानी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वो विधवा है, उनके घर एक बल्ब जलता है, बिजली का मीटर ख़राब है, एप्लीकेशन दी गई, बिजली विभाग ने रसीद भी नहीं मुहैया कराई, और रसीद नहीं मिलने के बाद उनके घर पे बिल भेज दिया गया। अब बिल उनका 32,000 रुपये का है। एक लाचार महिला जब असक्षम है तो कहाँ से भरेगी बताइए आप? विभाग ने क्यों नहीं दिया बिल? और फिर दोबारा जांच करने के लिए गए, मैं एक्सीएन के पास गया था, एक्सीएन मछली शहर के पास। उन्होंने हमको यहाँ भेजा, पावर हाउस पर भेजा। वहाँ गया, वहाँ अधिकारियों से बात किया, अधिकारी फिर लिखते हैं, फिर जांच जाती है, फिर जाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया हो गई, फिर उनके पास बिल भेज दिया गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ों को सुना नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। विभाग जब अपनी कमियां नहीं देख रहा है और उपभोक्ताओं को सता रहा है, तब ऐसे समय में आवाज़ उठाना भी एक आवश्यक बात है। हमारी पार्टी आवाज़ उठाती है, इस बात का मुझे गर्व है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय दिया और ढेर सारी बात अपने बेबाकी से रखी। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, सवाल पूछना फ़र्ज है मीडिया का, वो काम मैं करूंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अजहर जी, आपने बहुत सारा समय दिया और हमारे चैनल पर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपसे कहूँगा कि अनुराग यादव को माननीय गिरीश चंद्र मुख्यमंत्री से कह करके उनको आवास दिलवाएं, उनकी बहनों को नौकरी दिलवाएं और उनकी माता को भी कुछ पेंशन्स वगैरह दिलवाई जाएं। चलिए ठीक है, ये आवाज़ आपकी बहुत अच्छी लगी। एक नेतागिरी से हटकर अगर कोई एक भलाई की बात करता है तो बहुत सुकून मिलता है। मैं इसको लेकर लगातार कार्यरत हूँ और लगातार अपनी आवाज़ को उठाए रखा हूँ। जनता भी देख रही है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आवाज़ लगातार मेरी उठती रहेगी तब तक जब तक उस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आप कहीं मत जाए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अनुराग यादव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर न्याय दिलाने तक का सफर तय करने वाला है आपका अपना विनय विवाद।